अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे हम लोग। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, इन ए 2D गेम वर्ल्ड, कोई गेम है 2D यानी कि दो डायरेक्शन वाली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो डायरेक्शन है उसमें। टू कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ्स, उसमें दो कैरेक्टर्स हैं। वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग ए लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। कहता है उसमें जो एक करेक्टर है ना, दो करेक्टर है गेम के, टू डायमेंशनल गेम है, दो करेक्टर है उसमें। कहता है एक जो करेक्टर है ना, वो एक लाइन पर मूव कर रहा है वे द टोटल ऑफ ट्वाइस। अब ये उसकी पहली कंडीशन है। क्या कंडीशन है? टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। अब कह रहा है उसका जो टोटल है ना, उसके हॉरिजॉन्टल के ट्वाइस और वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें वर्टिकल ऐड करो तो क्या बनेगा? उसका टोटल बनेगा। ठीक है। दूसरी उसकी कंडीशन है वाइल द अदर मूव्स अलोंग द लाइन। अब ये जो दूसरा है वो एक लाइन पे मूव कर रहा है वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। कहता है जो दूसरा है ना वो मूव कर रहा है कुछ इस तरह कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, वो वर्टिकल पोजीशन में वन ऐड करो तो उसका हॉरिजॉन्टल बनता है। ये उसकी दूसरी कंडीशन आ गई। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। कहता है उनका इंटरसेक्शन फाइंड करो। ठीक है, किस पॉइंट पर वो मिलते हैं दोनों करेक्टर, बाय यूजिंग मैट्रिसेस। यानी कि आपके पास चॉइस है, मैट्रिक्स दो तरह से आप सॉल्व करते हो। मैट्रिक्स एक क्रैमर रूल और दूसरा मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो आप जो सा मेथड इसमें यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ, आपको समझ आ जाती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें दो डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करते हैं। सपोज या लेट कर लें, आपकी मौज है। सपोज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको एक्स कह लें, क्योंकि हम जो मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं वो एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल को आप एक्स कह लो और जो वर्टिकल पोजीशन है उसको आप नाम दे दो वाई का। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है, फिर देखें, टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इसका डबल करो, ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन, और ये जो वर्टिकल पोजीशन है इज 5। ठीक है। किसका टोटल? कहता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन का ट्वाइस करो, यानी इसका डबल करो, ये 2x हो गया। एंड वर्टिकल पोजीशन, यानी कि 2x प्लस वाई हो गया, इज 5। यानी इसका डबल करो, उसमें ये वाला ऐड करो तो क्या बनना चाहिए? टोटल 5। तो ये उसकी क्या है? फर्स्ट कंडीशन। इसकी समझ आ गई। फिर देखें, टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसका क्या करें? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x हो गया। एंड वर्टिकल पोजीशन को आपने नहीं छेड़ना, वो वैसे ही रहेगा वाई। एंड वर्टिकल पोजीशन, इसका उसने ट्वाइस थ्राइस कुछ भी नहीं बोला, तो ये ऐसे ही ऐड हो जाएगा। ठीक है। 2x प्लस वाई हो गया, इज 5। कितना बनता है? यानी इसका डबल करके इसमें वर्टिकल पोजीशन ऐड करो तो कितना बनता है? टोटल 5। ठीक है ना। टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। इस कंडीशन की समझ आ गई। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्लियर। इसको आप नाम दे दें, 1 का नाम दें। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी हैव। अब सेकंड कंडीशन देखें इसमें, while the other along line where their horizontal position is one more। कहता है दूसरी कंडीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है? x
इज वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वन मोर देन वर्टिकल पोजीशन, यानी कि वर्टिकल पोजीशन से एक ज्यादा है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में एक ऐड करो तो ये बनता है। क्लियर? तो ये दो कंडीशन थी, इनसे हमने क्या की, दो लीनियर इक्वेशन बना ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स वाई इधर क्या है प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, वन इधर ही रह गया, तो ये मेरी दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको मैंने अरेंज कर लिया, तो इसको नाम दे देंगे टू का। अब ये दो मेरी क्या बन गई लीनियर इक्वेशन, इतना ही काम था, बाकी काम तो बच्चों वाला है, वो आप कर सकते हो। अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिर्फ काम इतना होता है स्टेटमेंट को समझना, और कोई काम नहीं। अब तो ये देखें वही क्वेश्चन बन गया जो पहले हम कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा बाई राइटिंग, यानी कि जो वन और टू जो मेरी जो मेरी सिम्युल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनी है, इनको मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। तो इसके कोएफिशिएंट देखें, टू और वन क्या बन रहे हैं, टू और वन, और इसके वन माइनस वन। वेरिएबल दो हैं एक्स और वाई, वेरिएबल लिख लिए। कांस्टेंट है 5 और 1, तो कांस्टेंट लिख लिए। अब ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब आपके पास चॉइस है, इसको क्रैमर रूल से करो या मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से करो। तो किसे करना है आपने, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। इसको नाम देंगे ए का, इसको नाम देंगे एक्स का, इसको नाम देंगे बी का, इक्वल वैसे ही। तो मैंने इनको नाम दे दिए रस्मन जो हम देते हैं, ठीक है। अब ए इधर क्या है, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक हो गया। अब इसको हमने जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। ये एक्स क्या है, एक्स वाई, इनको सॉल्व करना है। पहली वैल्यू ऊपर वाली एक्स वाली आ जाएगी, नीचे वाली वाई वाली। इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स होगा तो उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट लूंगा ए का। तो ए ये है मेरे पास, तो इसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा। अब दरमियान में माइनस, इन दोनों को आपस में, रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 आर, तो -2 -1 कितना बन गया, -3। अब ये ए डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास -3। अब मैं फाइंड करूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इनवर्स के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ए है मेरे पास, तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि -1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनकी क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो -1 इधर, 2 इधर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, -1 -1। तो मैं एडजॉइंट लिखने लगा हूँ। तो ये बेटे मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी है, एडजॉइंट की भी है। अब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा ए इनवर्स का। अब एडजॉइंट है मेरे पास -1 -1 -1 2, और टर्मिनेंट मेरा आया था -3, याद होगा आपको। मैंने इस माइनस से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 हो गया। यानी कि माइनस का मैंने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया, तो सारे साइन चेंज कर दिए। तो ये 3 जो है ये वैसे ही मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है, ताकि ये फ्रैक्शन फॉर्म ना बने। क्योंकि अभी हमने क्या करना है, इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म हो तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाता है, तो इसलिए इसको सिंपल रखा है।
अब ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई है, ए इनवर्स की। अब ये है, इसको मैं नाम दे दूंगा 1 का। तो अब मैं लिखूंगा बाई पुटिंग वैल्यू इन 1 इनवर्स बी। ये जो अभी 1 का नाम दिया है हमने, इसमें ए इनवर्स और बी की जगह मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। ए इनवर्स है 1 1 1 -2 और बी है मेरे पास, ये बेटे मेरे पास बी है, ठीक है, 5 और 1। एक्स की जगह एक्स और वाई इसका मैट्रिक्स 1/3 वैसे ही। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 1 जार 5, 1 1 जार 1। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम है ही एक। अब सेकंड रो को पकड़ूंगा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 1 5 जार 5, 2 1 जार 2। 1/3। अब 5 और 1 कितना हो गया, 5 में से 2 निकाल लें। तो बेटे ये जो 3 है, अब ये बारी बारी क्या होगा, दोनों से डिवाइड होगा। तो 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। तो ये x की क्या वैल्यू आ गई, 2, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल है ना। तो फर्स्ट x की वैल्यू 2 बन गई, y की वैल्यू 1 बन गई। तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो यहां आप लिख सकते हैं एंड पे, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी आप पॉइंट लिखते हैं तो पहले कौन सा आप लिखते हैं, x की वैल्यू या y की, x की। तो x की वैल्यू है आपके पास 2 और y की वैल्यू है 1। तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात क्लियर है। ये एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। बेटे क्वेश्चन था 2D कोई गेम थी, उसमें जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी कि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसका ट्वाइस करें, उसमें वर्टिकल पोजीशन को ऐड करें तो टोटल बनता है 5। तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन में वो कह रहा था कि दो जो करैक्टर है उसमें खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन में वो ये कह रहा था कि उसका जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, वो वर्टिकल पोजीशन से एक ज्यादा है, मतलब वर्टिकल पोजीशन में एक और ऐड करो, 1 ऐड करो तो वो बनती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये सेकंड कंडीशन थी। उससे उस केस को सिंप्लीफाई करके हमने सेकंड लीनियर इक्वेशन बना ली। तो फिर इसको मैंने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और मैट्रिक्स इन्वर्शन से मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का, इसको बी का। तो ये फार्मूला बना लिया मैंने। अब यहाँ मुझे चाहिए ए इनवर्स और बी तो मेरे पास है लेकिन ए इनवर्स नहीं है। तो ये जो ए है मेरा, इससे मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स फाइंड करूंगा। इसका पहले डिटर्मिनेंट दिया, फिर अर्जेंट दिया, फिर मैंने फार्मूला अप्लाई करके ए इनवर्स फाइंड कर लिया। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद x इक्वल टू ए इनवर्स बी में मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ये मेरा बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 और 1। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। कहता है 2 साल पहले, कितने साल पहले, 2 साल पहले। कहता है कि जो बाप था ना, वो अपने बेटे से उसकी उम्र 5 गुना ज्यादा थी। 5 गुना समझते हो, 5 टाइम्स समझते हो। यानी कि जब 5 टाइम्स बोले, 3 टाइम्स बोले, 4 टाइम्स बोले, जो नंबर बोले उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो उतने टाइम्स हो जाएगा। 5 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें बेटे की उम्र 2 साल पहले थी 5 साल, कितनी थी, तो उसका 5 गुना क्या बनी, 5 टाइम्स क्या बनी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25। यानी कि बाप की उम्र कितनी हो गई,
25। बात समझ आ गई? तो 2 साल पहले जितनी उम्र थी बेटे की उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो वो उसके डैडी की उम्र बन गई। ठीक है, किसकी उम्र बन गई? डैडी की उम्र बन गई। ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद आफ्टर 6 ईयर, कहता है 6 साल के बाद, यानी कि एक अभी मौजूदा जो टाइम है आज से 6 साल बाद, ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। वो अपने बेटे से उसकी उम्र 3 गुना ज्यादा है। तो कहता है कि बताओ अभी मौजूदा जो है, अभी मौजूदा बाप और बेटे की कितनी कितनी उम्र है। क्वेश्चन की कुछ समझ आई? अब प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? प्रेजेंट एज। तो जो भी मैथमेटिक्स में आपने फाइंड करना हो तो आप क्या करते हो? सपोज करते हो। तो लिखूंगा सपोज फादर्स प्रेजेंट एज, सन्स एज। अब हमने ये एजें फाइंड करनी है, हमें पता नहीं है, तो हमने फर्ज कर लिया कि जो बाप की उम्र है अभी मौजूदा वो एक्स ईयर है और जो बेटे की उम्र है मौजूदा वो कितनी है? वाई ईयर। ये हमने क्या किया? फर्ज कर लिया। फादर्स फादर्स एज 2 years अगो। क्या लिखूंगा? अभी मौजूदा एक्स है तो 2 साल पहले क्या होगी? अभी एक्स है ना, तो 2 साल पहले क्या होगी? बेटे अभी आपकी उम्र फर्ज करें 16 साल है तो 2 साल पहले क्या होगी? 14 साल। तो 2 क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं कहूं कि आज से 5 साल बाद उम्र क्या होगी आपकी, तो आप 5 ऐड कर लोगे। और अगर मैं कहूं कि आज से 4 साल पहले क्या थी, तो आप 4 क्या करोगे? माइनस। तो जब पीछे जाना माइनस करेंगे, आगे जाना तो ये तो बच्चों वाली गेम है। आज से 10 साल पहले 10 माइनस कर दो, आज से 15 साल बाद 15, आज से 50 साल बाद माइनस करेंगे प्लस प्लस करेंगे। तो बेटे देखें, ये 2 साल पहले बाप की उम्र आ गई, क्योंकि पहले की बात कर रहा है, माइनस कर दिया 2। सन्स एज 2 years अगो। बेटे की उम्र क्या होगी 2 साल पहले? उसकी अभी वाई है ना, हमें नहीं पता कितनी, हमने फर्ज किया वाई है, तो वाई माइनस 2 हो जाएगी 2 साल पहले। यहां तक समझ आ गई? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आप पूरा लिख लेना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखें जरा। फर्स्ट कंडीशन उसकी ये है, 2 years ago मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन वाज। कहता है 2 साल पहले जो बाप था उसकी उम्र 5 गुना अपने बेटे से ज्यादा थी, 5 टाइम्स ज्यादा थी। मतलब 2 साल पहले बाप की उम्र कितनी है? x-2 इक्वल जो बेटे की उम्र है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी कंडीशन बन गई। 2 साल पहले फर्ज करें ये 10 साल का था, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50, 50 साल का बाप था 2 साल पहले। मैं वैसे एक नंबर लेके आपको समझा रहा हूं कि ये बेटा जो है 2 साल पहले, कितने साल पहले? फर्ज करें वो 10 साल का था, ठीक है ना, तो बेटा बाप जो है इससे 5 गुना ज्यादा है, यानी कि इससे 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 50 बन जाएगा। तो बाप की कितनी उम्र है 2 साल पहले? 50 साल। कंडीशन की कुछ समझ आई? कहता है 2 साल पहले यानी कि y-2, बेटे की उम्र कितनी है? y प्रेजेंट। 2 साल पहले कितनी होगी? y-2, तो उसका 5 गुना क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गई बाप की उम्र। कहता है 2 साल पहले बेटे की जो उम्र है उसका 5 टाइम्स करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये उसके बाबा की उम्र बनेगी। किसकी उम्र बनेगी? मेरी बात समझ आ गई है?
तो ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है। अब ये फर्स्ट कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी, अब मैं करूंगा इसको सिंप्लीफाई। तो देखें जरा, लीनियर इक्वेशन ये है, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। x माइनस टू, ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होकर 5y माइनस 10 आ गया। अब x माइनस 5y, ये 5y इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, माइनस टू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टू। तो x माइनस 5y इक्वल टू आ गया -8। अब ये मेरी क्या बन गई, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको मैंने अरेंज कर लिया सिंप्लीफाई करके। क्लियर है ये। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। आफ्टर 6 ईयर्स, पहले उसने बोला 2 साल पहले, तो हमने 2 माइनस कर दिया दोनों की उम्रों में। अब कहता है आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि आज बाप की उम्र x है, तो 6 साल बाद क्या होगी, x प्लस 6। और बेटे की उम्र कितनी होगी, y प्लस 6। आज से 6 साल बाद की बात कर रहा है ना। पहले उसने बोला कि 2 साल पहले, अब क्या कह रहा है, आज से 6 साल बाद। घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन तुम्हें घुमाना है। तो 6 साल बाद क्या होगी, x प्लस 6 और y प्लस 6। अब कहता है 6 साल बाद ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब बेटे की उम्र को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। कहता है 6 साल बाद बेटे की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो बाप की उम्र बन जाती है। 6 साल के बाद, कितने सालों के बाद, 6 साल बाद। अभी कितनी उम्र है, एक्स और वाई है ना, बाप की एक्स और बेटे की वाई। 6 साल बाद बाप की होगी एक्स प्लस 6 और बेटे की कितनी हो गई, वाई प्लस 6। ऐसे ही है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखें, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन ये है कि 6 साल बाद, छह साल बाद कहता है बेटे की उम्र जो है उसका 3 टाइम्स करो तो फिर उसके बाप की उम्र बन जाती है। कंडीशन की समझ आ गई, बस यही काम था। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको क्या करेंगे, तरतीब देंगे सेकंड लीनियर इक्वेशन में। अब 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, x माइनस 3y। अब 6 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या आ गया, 12। अब ये मेरे पास क्या आ गई, दूसरी लीनियर इक्वेशन अरेंज करके सिंप्लीफाई करके। ठीक है ना। आगे वही पुराना काम, बाई राइटिंग 1 and 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। वही है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखना है, तो पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे एक्स और वाई के। पहली इक्वेशन में एक्स और वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 5 क्या है, और दूसरी इक्वेशन में क्या है, 1 माइनस 3। वेरिएबल आपके एक्स और वाई, और कांस्टेंट क्या है, पहली इक्वेशन का -8 है और दूसरी इक्वेशन का 12। तो -8 और 12। तो ये बेटे आ गई मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये बेटे आपका आ गया ए एक्स आपका आ गया। ए एक्स आपका क्या बनेगा, एक्स वाली जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है उनको क्या करेंगे, इग्नोर। तो पहले क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। तो ये कॉलम में आ गया -8 और 12। और वाई वाला क्या आ गया, वाई के वेरिएबल का कोएफिशिएंट -5 और, तो बेटे ये -8 और प्लस का 12 था। ठीक है, गलती से मैंने माइनस लिख लिया था तो मुन्ना ने ठीक करवा दिया, तो ये +12 था। तो अब ये -5 और -3 आ गया। ए वाई, बेटे ए वाई जो है, वाई वाले जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल उनको इग्नोर करूंगा। तो पहले एक्स वाले लिखूंगा, तो ये क्या आ गया, 1 और 1, और फिर ये कांस्टेंट।
अब तीनों के क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये है बेटे आपका, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो बेटे ये डिटर्मिनेंट लेना है आपने। ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरम्यान में माइनस, और ये रिमेनिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 1 आर 5, तो 5 में से 3 निकाला तो क्या आ गया, 2। ये मेरी वैल्यू आ गई ए डिटर्मिनेंट की। अब मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट लूंगा। किसका डिटर्मिनेंट लूंगा, अब ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनको अब माइनस माइनस प्लस, 8 3 आर 24, माइनस माइनस प्लस, 12 5 आर 60, 60 24 कितना हो गया, 84 कितना हो गया। तो ये मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ए एक्स का। अब फाइंड करेंगे किसका डिटर्मिनेंट, ए वाई का। बस एक दिन काम गया तो वो भी नहीं होया, चमना स्थान। ए वाई 1 -8 तो बेटे ये ए वाई है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 12 1 आर 12, दरम्यान में माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -8। तो 12 प्लस 8 हो गया, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। अब मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स आपके पास क्या है, 84, तो इसकी जगह 84 लिखेंगे, और ए का डिटर्मिनेंट है आपके पास 2। तो बेटे ये 4 और ये 2 डिवाइड हो गया, क्या आ गया, 42। y इक्वल टू आ गया तो बेटे ये आपका ए वाई की वैल्यू है 20, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास 2, डिवाइड हो गया क्या आ जाएगा, 10। सो प्रेजेंट एज ऑफ 42 years, present age of son। तो बेटे ये था आपका क्वेश्चन। अब आपने ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये चेक करना हो सही है या गलत है, तो आप यहाँ से कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हो। मतलब यहाँ y की वैल्यू क्या है, 10, x की क्या है 42, यानी कि बेटे की उम्र कितनी है, 10 साल अभी जो मौजूदा एज है, और बाप की कितनी उम्र है, 42। अब अगर 2 साल पहले की बात करें तो ये मुन्ना कितने साल का होगा, 8 साल का, और बाप कितने साल का होगा, 40। तो 8 को 5 से ज़रब दो तो फिर ही 40 बनता ना। तो 2 साल पहले इसका 5 गुना क्या बन गया, बाप की उम्र। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, ऐड करो 6 साल बाद, ये 16 साल, ये कितना बन गया, 48। तो 16 ज़रब 3, तो उसने बोला कि आज से 6 साल बाद मुन्ने की जो उम्र है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो बाप की बनती है। तो 6 साल बाद ये 16 का, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, 48। तो इसमें 6 ऐड करो, 48। तो दोनों कंडीशंस इस पे सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं।
हो रही है। तो इसका मतलब है जो हमारी वैल्यूज आई हैं, जो एजेस आई हैं बाप और बेटे की, वो क्या है, दुरुस्त हैं। क्या है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से आपने मेरी बातें सुननी है। ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनका तल्लक होता है बस स्टेटमेंट को समझना। जब स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो आप खुद भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह आपको समझाऊंगा कि जिंदगी में आपको अपना नाम भूल जाएगा लेकिन स्टेटमेंट नहीं भूलेगी। तो ध्यान से मेरी आपने बातें सुननी है। इसमें कह रहा है 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। इफ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स। कहता है 2 साइकिल सवार हैं, 2 साइकिलिस्ट हैं, वो साइकिल चला रहे हैं एक दूसरे की तरफ। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 44 किलोमीटर। तो वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं साइकिल चलाते हुए। तो कहता है 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं या एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं साइकिल चलाते हुए। उसके बाद कहता है, ये उसकी एक कंडीशन हो गई। उसके बाद कहता है इफ दे गो इन दी सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव करें, द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7/1/2 आवर्स। अपोजिट डायरेक्शन में आए तो वो 2 घंटे के बाद आपस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में जाए तो कहता है कि 7.5 घंटे के बाद जो तेज स्पीड वाला है ना, वो कम स्पीड वाले को क्या करता है, ओवरटेक करता है। तो कहता है दोनों की स्पीड मालूम करो, क्या है, बाई मैटिस के तरीके से। अब यहाँ ये तो हमें क्वेश्चन से समझ आ गई है कि एक बंदे की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है, इसलिए जो एक साइकिलिस्ट है वो दूसरे को क्या करता है, ओवरटेक करता है जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है एक बंदा साइकिल तेज चला रहा है, दूसरा आहिस्ता चला रहा है। अब फर्ज करें एक ये बंदा है और एक ये बंदा है और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 44 किलोमीटर। ये इधर को आ रहा है, ये इधर को जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर 2 आवर्स ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। यानी कि 44 किलोमीटर दरमियान में इनकी डिस्टेंस है और 2 घंटे दोनों साइकिल सवारों को लगते हैं आपस में मिलते हुए, जब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो 2 घंटे के बाद ये एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं। बात समझ आ गई? अब यहाँ कॉन्सेप्ट आपने 9th फिजिक्स में पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है 9th क्लास का जो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, वो यूज होगा, वो आपने पढ़ा हुआ है साइंस स्टूडेंट्स ने। तो यहाँ चूंकि अब आर्ट्स वालों का भी मैथ सेम है तो मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा ब्रीफ करूंगा ताकि कोई मुश्किल ना हो आपके लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने ध्यान से ये स्टेटमेंट को समझना है। पहले बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या है। अगर तो कोई व्हीकल जा रही है एक खास डायरेक्शन में, एक खास सिमत में, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इसकी क्या है, वेलोसिटी। और अगर वो टर्न ले रही है रस्ते में बार बार मूव करते हुए, कोई साइकिल सवार मोटरसाइकिल वाला जा रहा है या कोई और व्हीकल है रस्ते में टर्न वगैरह दे रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो मैं कहूँगा ये इसकी स्पीड है। और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब यहाँ देखें 2 साइकिल सवार हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये भी स्ट्रेट आ रहा है, ये भी स्ट्रेट आ रहा है, दोनों एक हाफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों की क्या है, वेलोसिटी है, दोनों की क्या है, वेलोसिटी। अब यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या यूज हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एक बंदे की दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी, या एक व्हीकल की दूसरे व्हीकल के, ठीक है ना, एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी के लिहाज से, या एक साइकिल, यहाँ साइकिलों की बात हो रही है तो एक साइकिल वाले की दूसरे के लिहाज से जो वेलोसिटी है उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटे आपने अक्सर ये आपका मुशाहदा होगा, ऑब्जर्वेशन होगी कि आप रोड पे जा रहे हैं तो कि बंदा अपोजिट साइड से आपके पास से गुजर जाता है। आपकी फर्ज करें वेलोसिटी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा आ रहा है उसकी शायद 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन जब वो आपके पास से गुजरता है तो आपको ऐसे लगता है जैसे वो बड़ी तेज से आपके पास गुजर गया। तो इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी हैं जब अपोजिट डायरेक्शन से हम मूव करते हैं तो ये आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बात समझ आ गई ना। यानी कि एक बंदे की वेलोसिटी 40 है, दूसरे की 30 है, जब अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बड़ी तेजी से वो आपके पास से गुजर गया। यानी कि वेलोसिटी अब क्या हो गई, 30 + 40 आपको 70 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी फील होगी। क्लियर है? तो जब यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, तो यहाँ क्या है, अपोजिट, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड। और जब वो आगे दूसरे
कंडीशन की बात कर रहा है यहाँ कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे गो इन द सेम डायरेक्शन, द फास्टर ओवरटेक्स। अब यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रोजमर्रा जिंदगी में कि एक फर्ज करें 60 किलोमीटर आर की वेलोसिटी से गाड़ी जा रही है और आपकी वेलोसिटी फर्ज करें 70 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 70 जो है 70 की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब आप उसको ओवरटेक करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप बड़े आराम से उसके पास से गुजरे हैं। बात समझ आ गई ना। आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 70, लेकिन जब आप उसको ओवरटेक करेंगे, ठीक है, आपकी वेलोसिटी क्या है 70, उसकी क्या है 60 है, ठीक है। 60 वाले को जब आप ओवरटेक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं बड़े आराम से उसके पास से गुजर गया हूँ, आपको जरा भी अपनी वेलोसिटी तेज महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब आपको वेलोसिटी क्या फील हो रही है 70 माइनस 60 10, 70 माइनस 60, अब आपको जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर फील होगी, जो कि बिल्कुल कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी माइनस होती है, जब अपोजिट हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है ऐड हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी की सूरत में। बात समझ आ गई। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैं पहले लेट करूंगा, क्योंकि मुझे तो मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मुझे नहीं पता कितनी है। तो मैथमेटिक्स में जो चीज फाइंड करनी हो वो हम क्या करते हैं सपोज करते हैं। तो मैं लिखूंगा सपोज वेलोसिटी ऑफ फास्ट मूविंग साइक्लिस्ट। मैंने सपोज किया कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिस साइकिल वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, वो मैंने फर्ज किया एक्स है। कितनी वेलोसिटी है एक्स किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्लोअर, अब मैंने ये सपोज किया क्योंकि एक की वेलोसिटी ज्यादा है, एक की क्या है कम है। तो मैंने सपोज किया कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो एक्स है और जिसकी कम है वो क्या है वाई। ये मैंने चीजें सपोज कर दी। अब साइंस वालों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है वेलोसिटी का 9th क्लास में। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम जब स्पीड की बात हो तो डिस्टेंस ही होता है, लेकिन हाफ डायरेक्शन में होता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये फार्मूला 9th क्लास में साइंस स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ दोनों सूरतों में डिस्प्लेसमेंट क्या है 44 किलोमीटर, यानी कि दोनों साइकिलों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर। बेटे डिस्टेंस साइकिलों के दरमियान कितना है 44 किलोमीटर, चाहे वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है साइकिलों के दरमियान 44 किलोमीटर। अब वी नो दैट v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये मेरे पास फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। इन केस व्हेन cyclists move in opposite डायरेक्शन। अब पहला केस क्या है, साइकिल वाले जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये क्या बन जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बात समझ आ गई। अब यहां जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना दोनों के दरमियान 44, टाइम कितना लगता है 2 आवर्स। ये बात ध्यान से समझिए, ये आपकी पहली कंडीशन थी, यहां से हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बनानी है, जरा गौर से देखें। 2 साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान d की वैल्यू, एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं।
जब मीट इन 2 आवर्स, अब टाइम कितना लगता है 2 घंटे, तो वापस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं। कितनी देर बाद? 2 आवर्स। ये क्या है? टाइम। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका क्या है? टाइम। अब कहाँ आ रहे हैं? एक दूसरे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं वो क्या होगी? ऐड होंगी। ये आपको मैंने बताया कि जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? ऐड। इसलिए आपको दूसरा बंदा अपने पास से बड़ी तेजी से गुजरता हुआ फील होता है। बात समझ आ गई? तो यहाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी हैं, ये दोनों जो वेलोसिटी हैं एक्स और वाई, ये जो हमने दोनों वेलोसिटी फर्ज की हैं, एक तेज स्पीड वाले की, एक कम वाले की, तो दोनों क्या हो गई? एक्स और वाई प्लस हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट, टाइम की जगह टाइम। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस कह लें। यहां तक क्लियर है? अब सिंपल हमने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करके इसको सीधा पतरा करना है। ठीक है, अब 2 इधर क्या हो रहा है? तो इधर ही डिवाइड होगा, ये देखें 22। ठीक है, तो बेटे ये आपकी आ गई फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। बात समझ आ गई? अब दूसरी बात करते हैं। Go in the same direction. If they go in the same direction, the faster overtakes the slower in a 1/2 hours. Find their speed by using matrices. In second case, when both moving in same direction, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बात समझ आ गई? अब क्या होगा? जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, फार्मूला तो वही हमने अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है x माइनस वाई होगी, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो वही है 44, लेकिन अब टाइम कितना लग रहा है? 7/1/2। 7/1 तो 7/1/2, ये क्या हो जाएगा? 7×2 = 14 और 1 15/2, तो ये क्या है? 15/2। तो बेटे 7/1/2 का मतलब है 7 घंटे और 1/2 का मतलब है हाफ, यानी कि 7.5 घंटे में जिसकी स्पीड ज्यादा है साइकिल वाले की, वो कम वाले को ओवरटेक करेगा 7.5 घंटे के बाद। यानी कि वो पीछे से बड़ी तेजी से साइकिल चलाता आ रहा है। ठीक है, तो 7.5 घंटे के बाद क्या करेगा? उसको ओवरटेक कर जाएगा, उसके पास से गुजर जाएगा। बात समझ आ गई? अब ये थी आपकी सेकंड कंडीशन। अब यहां देखें, सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट तो वही है 44 किलोमीटर, टाइम अब कितना हो गया? इतना। तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी x माइनस वाई, क्योंकि x कौन सी है? तेज, जो तेज स्पीड से जा रहा है, तो जाहिर है बड़े नंबर में से छोटा माइनस होता है ना, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये पहले आएगा, y माइनस होगा इसमें से। अगर हम इसको y कंसीडर करते तो बेटे x वाले की स्पीड ज्यादा है, इसलिए हमने x में से y को क्या किया? माइनस किया, यानी कि ज्यादा स्पीड में से कम वाले को माइनस किया, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा माइनस होता ना। अगर इसको तेज स्पीड वाले को हम y कहते, इसको x कहते, तो फिर y माइनस x आ जाना था। बात क्लियर है? ये तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ये आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 44/15/2। तो ये फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ये मेरा क्या था? सेकंड केस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये 2 15 के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा, ये था 44, नीचे था 15/2। अब 44 डिवाइड बाई 15/2। असल में ये बात थी 44, ये क्या है? डिवाइड 15/2, ऐसे ही है ना। तो जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो आगे वाला नंबर क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। तो ये देखें 44 मल्टीप्लाई बिटवी ओवर 15, यही चीज बनेगी। तो यही कुछ मैंने लिखा है, मेरा ख्याल अब समझ आ गई होगी। तो बेटे अब 15 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 15x माइनस वाई इक्वल टू 44, 2 से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा? 88। अब 15 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15x माइनस 15y 88। तो ये मेरी क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन। यहां तक मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। 2 बच्चे थे, साइकिलें चला रहे थे। तो बेटे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं
तो एक की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है, तो जिसकी ज्यादा है उसको एक्स कह दिया, जिसकी कम है उसको मैंने वाई कह दिया। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ी थी 9th क्लास में कि जब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज हो तो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। आपको एग्जाम्पल भी दी। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला है, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी की जगह एक्स प्लस वाई लिख दिया। ये जो आपकी दो वेलोसिटीज थी ये क्या हो गई, ऐड हो गई। डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, टाइम की जगह टाइम लिख दिया, सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई। अब सेकंड केस क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों बच्चे। अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जाएगी, एक्स माइनस वाई। तो जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो वेलोसिटी तो वो क्या होती है, ज्यादा वेलोसिटी में से कम को क्या किया जाता है, माइनस। ठीक है, तो एक्स ज्यादा वेलोसिटी है, वाई कम है, तो एक्स माइनस वाई आ गया। डिस्प्लेसमेंट 44 और ये जो टाइम है 15/2 हो गया। 7/1/2 था ना, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके 7 2 14, 1 ऐड किया तो 15/2 आ गया। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, इस तरह लिख लिया। कैसे लिखा, नीचे क्या था 15/2 तो 44, तो ये डिवाइड बाई 15/2। तो जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा तो ये 2/15 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला वैसे ही आ गया, तो ये मैंने लिख दिया। अब 15 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर 88 आ गया। तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15x माइनस 15y इक्वल टू 88। तो ये मेरी दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई। इतना सा काम था, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। अब मैंने क्या करना है, दोनों लीनियर इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लेना है और फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। फिर जो आप बोलेंगे वो मैं इस पे मेथड यूज करूंगा, मैट्रिक्स मर्चेंट वाला या क्रैमर रूल वाला। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब कोएफिशिएंट क्या है, 1 1, नीचे क्या है 15 और -15, ये कोएफिशिएंट्स का आ गया मैट्रिक्स। वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। कांस्टेंट्स क्या है 22 88। तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब तो काम बच्चों वाला हो गया। अब ये आपका क्या आ गया, ए मैट्रिक्स। तो बेटे ए आ गया आपका 1 1 15 -15। ए एक्स आ गया आपका तो ये बेटे ए मैट्रिक्स आ गया, ये ए एक्स और ये ए वाई आ गया। ए एक्स आपको पता है आप कैसे लिखते हो, एक्स वाले जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है इग्नोर किए जाते हैं, पहले कांस्टेंट लिखे जाते हैं, फिर वाई के कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं। और ए वाई में वाई जो कोएफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के इग्नोर किए जाते हैं, तो पहले एक्स के लिखे जाते हैं, बाद में कांस्टेंट लिख लिए जाते हैं। तो ये तरकीब होती है। अब इन पे लगाऊंगा फार्मूले, क्या लगाऊंगा, तो लिखेंगे वी नो दैट x इक्वल टू ए एक्स ओवर ए। तो बेटे ये फार्मूला, और दूसरा क्या है ए वाई। ठीक है, अब ये इन फार्मूलों के लिए मुझे ये चीजें चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट, इसका इसका 3 डिटर्मिनेंट चाहिए। तो अब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। इसको आप नाम दे दें 3 का नाम दे दें, इसको 4 का नाम दे दें। ए डिटर्मिनेंट, तो बेटे ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसका टर्मिनल लेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आ गया -15, ये आ गया -15, तो ये दोनों को मिला के क्या आ गया -30। अब दूसरा टर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बेटे ए एक्स है आपके पास ये वाला,
डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, 22 और -15, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, तो ये बन गया -330, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, -418। अब तीसरा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये बेटे मेरे पास ए बाई मैट्रिक्स, इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, 88 आ गया, ये 330 आ गया। अब 330 में से 88 माइनस करेंगे, ये आ गया -242। तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स आ गए मेरे पास। अब फार्मूला 3 और 4 में ये वैल्यूज पुट करेंगे। बाई 3 है आपके पास x इक्वल टू ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना आया, -418। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया मेरे पास, -30। दोनों को करूंगा डिवाइड, ये आ गया 13.93। तो बेटे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो डिवाइड किया तो 13.93 आ गया। अब y, ए वाई ओवर ए। अब ए वाई मेरे पास है, अब मेरे पास ए वाई की वैल्यू क्या है, -242, और ए का डिटर्मिनेंट कितना है मेरे पास, -30। तो ये बेटे मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने सपोज किया था, क्या किया था, सपोज किया था कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो x है और जिसकी वेलोसिटी कम है वो y है। तो ये x जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी वैल्यू है, ये ज्यादा वेलोसिटी है, ये कम वेलोसिटी है। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ फास्ट मूविंग साइक्लिस्ट 13.93 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास बेटे वेलोसिटी आ गई तेज साइकिल चलाने वाले की। वेलोसिटी ऑफ स्लोअर मूविंग साइक्लिस्ट, ये कितनी है, 8.06 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और राउंड ऑफ करके निकाल लेंगे। तो बेटे इसको राउंड ऑफ करके क्या कर लेंगे, 7, क्योंकि ये देखें क्या है 8.066। तो जब 5 से बढ़ा हो, आपको पता है पिछले को एक राउंड ऑफ करें तो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो हम भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 8.07 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटे आपका छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई, देखें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना नोट्स बनाने के लिए तो ले लें। बेटे ये अब छोटा सा क्वेश्चन है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7,
लेस देन द डिनोमिनेटर। कहता है जो न्यूमिनेटर है वो 7 लेस है डिनोमिनेटर से। इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाई 3 द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाई यूजिंग मैट्रिक्स सीरीज। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन आपको पता है, कोई भी नंबर जो ओवर फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। यानी कि 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है, 1/8 है, ये सारी क्या है, फ्रैक्शंस हैं। क्या है, तो ये भी कोई फ्रैक्शन है। तो हमें नहीं पता कि क्या फ्रैक्शन है, हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। हम सपोज करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, x/y। क्या है, x/y क्या लें या x/y क्या लें। ठीक है, तो फिर इसको फाइंड करेंगे। तो सपोज फ्रैक्शन हमने सपोज की फ्रैक्शन क्या है, x/y, क्योंकि हमें तो पता नहीं हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, सपोज किया कि ये क्या है, x/y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब उसकी फर्स्ट कंडीशन देखें जरा। अब पहले तो ये समझ लें, कुछ बच्चों को ये भूल गया होगा कि जो फ्रैक्शन होती है उसके दो पार्ट होते हैं। ये मैंने एक फ्रैक्शन अपने पास से लिखी है। तो ये बेटे फ्रैक्शन मैंने अपने पास से कोई लिखी है। इसका जो ऊपर वाला डिजिट है ना, इसको कहते हैं न्यूमिरेटर। जो नीचे वाला होता है ना, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो बेटे ये न्यूमिरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो टू पार्ट होते हैं एक फ्रैक्शन के। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। इतनी समझ आ गई है। अब इसमें कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन देखें उसकी, द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। कहता है जो न्यूमिनेटर है ना, क्या है, x। न्यूमिनेटर ऊपर वाला x है ना, बेटे फर्ज करें, यहां फर्ज करते हैं इसलिए मैंने ये काम किया है क्योंकि फर्ज करना है। तो फर्ज करें कि आपका जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, 13 है। क्या है, 13 है। तो कहता है जो न्यूमिनेटर है ना, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उससे 7 कम है, उससे 7 कम है। मतलब ये नीचे वाला 7 ज्यादा है। तो ये क्या है, 20 है। ये क्या है, कंडीशन ये है कि जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है नीचे वाले से 7 कम है, मतलब नीचे वाला 7 ज्यादा है इससे। ये कंडीशन है उसकी। ये क्या है, उसकी कंडीशन है। अब मैं अगर इनको इक्वल लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, ये 13 है बेटे, तो ये क्या है, 20 है। तो ये जो है इससे 7 क्या है, ज्यादा है। मतलब उसने कहा है कि जो न्यूमिनेटर है ना वो 7 कम है इससे, नीचे वाला 7 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ये 20 हो गया। तो इक्वल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। तो यही चीज मैंने लिखी है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्योंकि इससे 7 ज्यादा था इसलिए इसमें से 7 कम किया तो इसके बराबर लिख लिया। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई बेटे। ये आपका न्यूमिनेटर है ऊपर वाला, ये नीचे वाले से 7 कम है। नीचे वाले से 7 कम है, इसमें 7 ऐड करोगे तो ये बनेगा। अब ये क्या है, x, ये 7 ज्यादा है, ये 7 उससे क्या है, ज्यादा। तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो इसके बराबर होगा ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कंडीशन उसकी ये है, देखें मुन्ना, द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर से 7 कम है। ठीक है, अब मैंने फर्ज किया ये ऊपर वाली x की वैल्यू क्या है, 13। नीचे वाला इसे क्या है, नीचे वाले से क्या है, 7 कम है। यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से 7 कम है। तो नीचे वाला नंबर इसमें 7 ऐड करो तो ये बनेगा 20। क्या बनेगा, क्योंकि ये इससे 7 कम है ना।
तो या यूं कह ले कि ये इससे 7 ज्यादा है, ऊपर वाला नीचे वाले से 7 कम है, या यूं कह ले कि नीचे वाला जो है ये ऊपर वाले से 7 ज्यादा है। बात एक ही है ना। अब मैंने बराबर लिखना है तो 1320 के बराबर तो नहीं हो सकता। बराबर कब होगा, जो ये एक्स्ट्रा है ना 7, वो इसमें से माइनस करो तो ये बराबर हो जाएंगे। बात की कुछ समझ आई। और जो इसमें ज्यादा है वो माइनस कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो ये इससे 7 कम है, या यूं कह लेंगे 7 इससे ज्यादा है, तो 7 इसमें से माइनस करो तो ये इसके बराबर आ गया, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये 7 इससे कम है, या यूं मैं कह लूं कि नीचे वाला 7 ऊपर वाले से ज्यादा है, तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो 7 ज्यादा है। तो जो ज्यादा है उसमें से माइनस करो तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो यही बेटे मैंने लिखा है। ये उसकी फर्स्ट कंडीशन थी। अब ये देखें x माइनस वाई, ये इधर आगे माइनस वाई, अब 7 इधर ही रहेगा। तो ये मेरी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई। कितना आसान था। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखें, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3। न्यूमरेटर कौन है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, कहता है जो ऊपर वाला है उसमें 3 ऐड कर दो। इंक्रीज का मतलब है बढ़ा दो, उसमें 3 ऐड कर दो। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी ना वो ये बन जाएगी। अब ये फ्रैक्शन है ना जो सपोज की है। अब कहता है ऊपर 3 ऐड कर लो। क्या कर दो, 3 ऐड कर दो। तो कहता है जो नई फ्रैक्शन है ना वो 3/4 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इतना सा काम है। कहता है जो न्यूमरेटर है ना जो ऊपर वाला है उसमें 3 ऐड करो। इस फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन है आपकी ऊपर वाले में 3 ऐड करो तो आपकी ये नई फ्रैक्शन 3/4 बन जाएगी। ये उसकी दूसरी कंडीशन है। मुश्किल काम वो कह रहा है, बनेगी। इसकी बात कर रहा हूं, ये हमने सपोज किया ना। ये जो सपोज किया कहता है ऊपर वाले में 3 ऐड करो तो ये जो फ्रैक्शन है ये वाली बन जाएगी। ये कंडीशन है उसकी। और ये फर्ज किया अपने पास से वैल्यूज फर्ज करके समझाने की कोशिश की है। इनका क्वेश्चन के साथ अलग नहीं है। हाँ, वो तो मैंने अपने पास से नंबर की सूरत में एग्जांपल दे के ये चीज समझाई है आपको। ये अल्फाबेटिक से मैंने नंबर अपने पास से लिख के आपको समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन आपका ये है। अब कह रहा है कि ये आपकी जो फ्रैक्शन है ना ऊपर वाले में 3 ऐड करो तो ये जो फ्रैक्शन है ना ये बन जाएगी। क्लियर है। हाँ, वो ये कह रहा है कि बेटे ये आपकी फ्रैक्शन है ना। कंडीशन में बता रहा हूं, कंडीशन में वो ये कह रहा है, इधर देखें, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, कि ऊपर वाला जो डिजिट है उसमें 3 ऐड करो। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। तो जो नई फ्रैक्शन आपकी बनेगी ना वो ये बन जाएगी। तो यही मैंने काम किया। ये मेरी फ्रैक्शन थी, ऊपर मैंने 3 ऐड कर दिया तो मैं ये फ्रैक्शन मेरी बन गई। इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 4 इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। y उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 4x + 12 = 3y। अब 4x ये इधर आके -3y हो गया, ये उधर जाके -12 हो गया। तो बेटे ये आपकी क्या बन गई, सेकंड लीनियर इक्वेशन। क्लियर है ये। अब ये दो मेरे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, इनको इकट्ठा लिख देते हैं एक दफा ताकि प्यारी लगे। अब ये इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। 1 -1 4 -3। अब वेरिएबल्स, अब कांस्टेंट। तो ये बेटे मैंने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब ए क्या है इसमें, 1 -1 4 -3। ax क्या है, ay क्या है, तो ये बेटे मैंने तीनों मैट्रिक्स लिख लिए, आपको लिखने आते हैं। अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
रिमेनिंग आपस में -3 + 4 आ गया, 4 में से 3 निकाला तो 1 आ गया। अब AX का डिटर्मिनेंट, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 21। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 1 12, 21 में से 12 निकालेंगे तो आ गया 9। ये आपका आ गया एक्स डिटर्मिनेंट। अब AY, डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -12 आ गया, ये आ गया 28। तो 28 में से 12 निकाला तो कितना आ जाएगा? 16। तीनों डिटर्मिनेंट्स आगे, फार्मूले हमारे पास हैं। एक्स का क्या है? AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। AX है आपके पास 9, A डिटर्मिनेंट आया आपके पास 1, तो ये क्या बन गया? 9। Y है आपके पास AY, तो ये 16 है, 16। ठीक है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स ओवर वाई इक्वल टू एक्स आ गया आपका 9 और ये क्या आ गया 16। तो आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखें नीचे क्या है 16, इससे 7 क्या है? ज्यादा है। उसने यही बोला था कि पहली कंडीशन क्या थी कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो इससे 7 कम है, ये इससे 7 ज्यादा है, ये इससे 7 कम है या ये इससे 7 ज्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? इसमें 3 ऐड करें, इसमें 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन बन जाती है 3/4। क्या बन जाती है? अब इसमें 3 ऐड करें तो क्या बन जाता है? 12। क्या बन जाता है? ये देखें 12, तो ये नीचे 14 है, तो 3 4 3 12 4 4 तो ये देखें वही फ्रैक्शन बन गई। तो देखें दोनों कंडीशनों को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो एक दफा फिर देखने जरा, तो बेटे एक दफा फिर जरा चेक करें। फ्रैक्शन थी हमारे पास, हमने सपोज की जो फाइंड करनी थी एक्स ओवर वाई है। कंडीशन उसकी ये थी कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो 7 कम है डिनोमिनेटर से, यानी कि ऊपर वाला जो डिजिट है नीचे वाले से 7 कम है, या यूं कह लें कि नीचे वाला ऊपर वाले से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि ये 7 ज्यादा है तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। तो यही मैंने लिखा x इक्वल टू वाई माइनस 7, क्योंकि ये 7 ज्यादा है तो 7 इसमें से माइनस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये उसकी फर्स्ट कंडीशन थी। यहां से हमने ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बना ली। अब सेकंड कंडीशन क्या थी उसकी कि जो आपका ऊपर वाला डिजिट है न्यूमिनेटर उसमें करो 3 ऐड, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी। तो हमने 3 ऐड किया तो ये फ्रैक्शन इसके इक्वल लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने क्या बना ली? दूसरी इक्वेशन लीनियर। तो फिर इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के, ठीक है, तो हम कर लिया। तो ये मेरे पास जो फ्रैक्शन आ गई वो क्या आ गई? रिक्वायर्ड 9/16। तो ये सिंपल सा काम था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।